अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम जहाज़ों को गौर से देखते हैं तो एक सवाल ज़रूर उनको देखकर जहन में आता है। गोया कि मैं आपको इस वक्त एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, लेकिन जब भी आप जहाज़ को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि इसकी विंडोज़ को हमेशा ओवल क्यों बनाया जाता है, सर्कुलर क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या ख़ास वजह है। कभी आपने आज की दुनिया में ऐसा जहाज़ देखा है जिसकी विंडो स्क्वायर हो, चौकोर हो? आपने नहीं देखा होगा और उसकी वजह है। इसकी वजह जानने के लिए हमें कई साल लगे और कई लोगों को अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोना पड़ा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ 1950 में, जब ब्रिटिश एयरवेज के बहुत से ऐसे जहाज़ थे जिनकी विंडोज़ चौकोर थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जहाज नजर आ रहे हैं जिनकी विंडोज चौकोर या स्क्वायर शेप में थी। गोया कि स्टिल उनके जो कॉर्नर्स थे वो राउंड थे। पूरे के पूरे कॉर्नर्स आपको 90 के एंगल पर नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये जहाज जब उड़ते थे तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक जहाज क्रैश किया। मैं आपको यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज के एक जहाज डी हैविलैंड कॉमेट की कहानी सुनाता हूँ जो कि क्रैश हुआ। और इसके क्रैश करने की वजह से 56 लोगों ने अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोए। और उसकी जब कॉज एनालिसिस किया गया कि उसकी रूट कॉज क्या थी तो पता चला कि उसकी विंडोज़ टूट गई थी, क्रैक आ गए थे उनमें। और ये पहला जहाज़ नहीं था, फिर यह के बाद दीगरे कई ऐसे जहाज़ गिरना शुरू हुए। 4 जहाज़ गिरे जिनसे बहुत सी जानी नुकसान हुआ। और फिर इंजीनियर्स ने सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जहाज़ बार बार गिर रहे हैं। चले हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि आपके पास एक जहाज है और आपने उसको उड़ाना है, तो क्या आप उसको ज़मीन के करीब करीब उड़ाएंगे या उसको ज़मीन से बहुत ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप एक इंजीनियर है तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि मुझे फ़ायदा कहाँ पर होगा, क्योंकि ज़मीन के नीचे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन अगर मैं ऊपर चला जाऊंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा और जहाज़ को आगे जाने में कम रेजिस्टेंस मिलेगी। तो जब जहाज़ हाइट पर, एल्टीट्यूड पर, ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं तो उन्हें ड्रैग की फोर्स कम एक्सपीरियंस होती है, फ्यूल उनका कम यूज़ होता है, फिर उन्हें चीज़ें सामने साफ नज़र आ रही होती हैं और टर्बुलेंस जहाज़ की बहुत कम होती है क्योंकि एयर पॉकेट्स भी नहीं होती। लेकिन जब जहाज़ नीचे उड़ता है तो उसे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना पड़ती हैं। 1941 में हमने जेट इंजन इजाद किया और 1950 में जेट इंजन जहाज़ों में लगना शुरू हो गया। क्योंकि जेट इंजन बहुत पावरफुल इंजन है जिसके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि ये एयर लेता है और यहाँ पर हमारे पास एक कंप्रेसर है। तो ये हमारे पास इनलेट वेन्स हैं या इनलेट डक्ट्स कह लें या फैंस कह लें, और फिर हमारे पास यहाँ पर एक कंप्रेसर है जो कि इस एयर को कंप्रेस करता है और उसके बाद उसको जलाया जाता है। जलाने से उस एयर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है जिसे फ्लू गैसेस कहते हैं, और उससे हम टरबाइन के व्हील्स मूव करवाते हैं और इस टरबाइन के साथ हम बिजली भी प्रोड्यूस करते हैं और काम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जहाज़ का जेट इंजन काम कर रहा होता है जैसे कि गैस टरबाइन काम करती हैं। ये जेट इंजन नए नए जहाज़ों में लगना शुरू हुए। अब इन जेट इंजन्स के लगते ही जहाज़ बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर चले गए। पहले जहाज़ ज़मीन के करीब करीब उड़ते थे, तो अब हम देख सकते हैं कि जहाज़ जैसे जैसे सी से ऊपर जाएंगे तो आपकी एयर का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो जहाज़ पहले क्या करते थे, ज़मीन के पास पास उड़ते थे, 8000 फीट पर जहाज़ उड़ रहे हैं। लेकिन अब जेट इंजन की वजह से जहाज़ बहुत ऊपर उड़ना शुरू हो गए, 34,000 फीट तक जहाज़ ऊपर जाना शुरू हो गए, 30,000, 28,000, 40,000 फीट की बुलंदी पर उड़ना शुरू हो गए। हम जब भी ऊपर जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है तो 8000 फीट पर एक आम आदमी को ऑक्सीजन की कमी महसूस होना शुरू हो जाती है, उसको नोज़िया होता है, उसको वॉमिटिंग आनी शुरू होती है, उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और अगर उससे ज़्यादा ऊपर हम जाएंगे तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूँ, इस ग्राफ को बहुत गौर से देखिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आपका जहाज़ यहाँ से उड़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये 2000 फीट है, फिर 11,000 फीट पर गया, फिर 17,000 फीट पर गया, फिर यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर वो 40,000 फीट पर पहुँचा। तो आप देख सकते हैं कि जहाज़ का एलिवेशन, उसकी हाइट तो बहुत ऊपर जा चुकी है, लेकिन उसके साथ और पैरामीटर्स क्या कम हुए। तो हम जब अपने घरों में बैठते हैं तो हमारे पास 100% एयर प्रेशर होता है या ऑक्सीजन कह लें। जब हम आहिस्ता आहिस्ता बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाएंगे तो हमारे पास 90% होगा,
एयर प्रेशर। जब हम उससे ऊपर जाएंगे 11,000 फीट पर जाएंगे तो 70% होगा। जब 17,000 फीट पर जाएंगे तो 46% एयर प्रेशर आ जाएगा। और जब मैं 40,000 फीट पर जाऊंगा तो सिर्फ 19% एयर प्रेशर रह जाएगा। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमें कितनी दुश्वारी होगी सांस लेने में। और इसके साथ साथ सिर्फ एयर प्रेशर नहीं, टेम्परेचर देखें। रूम टेम्परेचर अगर 15 सेंटीग्रेड है तो जब आप 40,000 पर जाएंगे आप देखें ये ऐसा ऐसा टेम्परेचर कम हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो आप तकरीबन -44 -60 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात करें तो जहाज के बाहर इतना प्रेशर होता है और इतना ही टेम्परेचर होता है जब वो 40,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा होता है। तो अब करें क्या? साइंसदानों ने सोचा कि इसके लिए हमें, क्योंकि हमने जहाज़ों को बहुत ऊपर उड़ाना है, तो हमें 2 मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी जहाज़ों में ताकि ऐसे इंसिडेंट को रोका जा सके। तो उन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने जहाज़ को एयर के साथ प्रेशराइज कर दिया। तो जो जहाज़ का कैबिन है, आप देखें ये जहाज़ का कैबिन है, इसको एयर के साथ प्रेशराइज कर दिया। एयर कहाँ से आई? हमारे पास जो इनटेक एयर है जेट इंजन में, उसी को हम आगे यूटिलाइज कर रहे हैं और उसको ठंडा करके जहाज़ को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम एयर का प्रेशर दे रहे हैं। ये एयर का प्रेशर बिल्कुल उतना तो नहीं होगा जितना ज़मीन पर है, लेकिन जितना आपको 8,000 फीट की बुलंदी पर एयर प्रेशर मिलता है, अमूमन उतना एयर प्रेशर हमें मिल जाता है। और उसके बाद वो एयर जब यूज़ होती है तो हम उसे जहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से पूरा एयर का साइकिल चलता है जहाज़ के अंदर, जहाँ से हमें फ्रेश एयर मिलती रहती है। तो एक तो हमने इसको कैबिन को प्रेशराइज कर दिया और दूसरा इसकी शेप को भी चेंज कर दिया, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्रेशराइज करते हैं, एयर डालते हैं, बैलून की बात करें तो बैलून फूलना शुरू हो जाता है। और अगर फोर्स अनइवन लगे तो जिस जगह ज्यादा फोर्स लग रही है वो जगह रप्चर हो जाएगी, उसको खत्म कर देगा। एयर प्रेशर इतना ताकतवर होता है। तो हमें एक ऐसी शेप चाहिए जो हर तरफ से बराबर फोर्स हासिल करे, जिसमें फोर्स हर तरफ से बराबर लगे। और वो शेप होती है एक कैप्सूल की, एक सिलेंडर की। तो इस सिलेंडर के अंदर अगर आप एयर फिल करेंगे तो इसकी बाहर की बॉडी हर तरफ, क्योंकि एक ही जैसी है, तो आपको एक जैसी फोर्स फील होगी, एक जैसा स्ट्रेस महसूस होगा। इसीलिए जहाज़ों की शक्ल कैप्सूल की तरह होती है। अगर आप इसके कैबिन को देखें ना, इस कैबिन को देखें जहां पर लोग बैठे होते हैं, तो आपको ये एक बहुत बड़ा कैप्सूल लगेगा। और कैप्सूल की वजह मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो जहाज जब नीचे उड़ते थे तो उनके अंदर एयर जो भरी होती थी और उसका और बाहर की एयर का प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होता था। तो बाहर जितना प्रेशर है उतना अंदर उससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो अंदर अगर 10.7 तो है, बाहर 5.7 PSI है, तो हमारे पास 5.2 PSI प्रेशर आ रहा है, डिफरेंस कम है। लेकिन जैसे जैसे जहाज ऊपर जाते गए, उनकी फ्लाइट्स हाई एल्टीट्यूड की बनती गई, तो आप देखेंगे प्रेशर डिफरेंस बाहर का और अंदर का बहुत बढ़ गया। अब इस प्रेशर डिफरेंस के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जहाज फूल जाता है, जहाज का अंदर एक्सपेंड कर जाता है, उसकी बॉडी एक्सपेंड कर जाती है, कैबिन एक्सपेंड कर जाता है। उसी तरीके से जैसे एक गुब्बारे को फुलाया जाए, तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा फुला दें तो वो फट जाएगा। और यही काम हुआ उन जहाज़ों के साथ जिनमें हमने जेट इंजन दिए और उसके साथ उनकी शक्ल कैप्सूल जैसी नहीं थी और उनमें स्क्वायर विंडोज लगी हुई थी। तो जब एयर का प्रेशर पड़ा तो उसने वीक पॉइंट्स ढूंढे, और वीक पॉइंट्स, स्ट्रेस जो सबसे ज़्यादा पड़ा वो इन कॉर्नर्स पर पड़ा। इन कॉर्नर्स पर एयर का स्ट्रेस ज़्यादा पड़ने की वजह से, क्योंकि बाहर का और अंदर का डिफरेंस ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ से विंडोज क्रैक कर गई। और मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू भी दिखा रहा हूँ। तो स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए एक सिंपल रेशियो इस्तेमाल होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पर वो फोर्स लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बंदों ने वेट उठाए हुए हैं, तो आप बता सकते हैं किस पर ज़्यादा स्ट्रेस है। इसी तरीके से आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ पे रबर बैंड लिया। तो रबर बैंड को हम खींचेंगे और हम एक ग्राफ बनाते होते हैं जिसमें स्ट्रेस एक तरफ होता है और स्ट्रेन दूसरी तरफ होता है। स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो क्या वो अपनी शक्ल में वापस आती है या वो डिफॉर्म हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। तो मैं जब इस रबर बैंड को खींचूंगा, आप देखेंगे शुरू में जब मैं इसको खींचूंगा तो इस पर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और थोड़ा थोड़ा ये डिफॉर्म भी होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका स्ट्रेस इस पर बढ़ना कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल बदलना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इस वक्त ये पॉइंट P पर इसको छोड़ दूं तो ये कभी भी अपनी पहले जैसी शक्ल पर नहीं आएगा, बल्कि अब ये थोड़ा सा खिंच चुका है, बड़ा हो चुका है। तो ये हमेशा यहाँ पर आएगा, ये बढ़ चुका होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये खिंचता जाएगा और फिर ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। यही काम हमारे ग्लास की विंडोज के साथ होता है। तो जहाज में जब कैप्सूल बनाया जाता है तो एयर का प्रेशर, जो फोर्स एयर एक्सर्ट करता है, वो हर तरफ से करता है।
इसलिए हर तरफ बराबर स्ट्रेस होना चाहिए। अगर किसी जगह पर स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पर नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मसलन हम इन विंडोज़ का कंपैरिजन कर लेते हैं, तो अगर एयर सीधी जा रही है तो फिर उसे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, लेकिन अगर उसके बीच में एक विंडो आ जाती है जिसके स्क्वायर कॉर्नर्स हैं, गोया कि ये राउंड है लेकिन फिर भी स्क्वायर कॉर्नर्स हैं, तो एयर यहाँ से बेंड होगी और एयर इस पर प्रेशर लगाएगी। अब प्रेशर लगाने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि एयर को अपना पाथ काफ़ी ज़्यादा चेंज करना पड़ रहा है। बाहर प्रेशर कम है और अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो ये वो पॉइंट है जो कि फेल होने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इसलिए इसकी शक्ल को बदल कर अब हमने राउंड कर दिया है ताकि एयर को फ्लो करने में आसानी हो और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट ना कर सके हमारे इन स्ट्रक्चर्स पर। ये एक लैब में की गई सिमुलेशन और आप इसमें देख सकते हैं कि एक खिड़की है जिसमें एक कॉर्नर बिल्कुल 90 के एंगल पर है, दूसरा थोड़ा सा राउंड है, तीसरा बहुत ज़्यादा राउंड है, और आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और ऐसा ऐसा इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेस नजर आ रहा है, फिर आपको यहाँ पर स्ट्रेस नजर आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस नजर आ रहा है। तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये ग्लास यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। हम सिर्फ इन ग्लासेस की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जो सामने के ग्लासेस हैं उनको भी इसी तरीके से एनालाइज करते हैं। डिज़ाइनिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि क्या स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, बाहर से जब एयर फ्लो करेगी तो कितना स्ट्रेस पड़ेगा। और इसीलिए अब जितने भी हमारे पास जहाज़ आ रहे हैं, बड़े बड़े जहाज़ आ रहे हैं, बोइंग के मुख्तलिफ मॉडल्स आ रहे हैं, उनमें आपको ओवल विंडोज़ नज़र आएंगी, उनमें आपको विंडोज़ स्क्वायर नज़र नहीं आएंगी। जहाज की बॉडी को भी स्ट्रेस के लिहाज से देखा जाता है कि उस पर कितना स्ट्रेस पड़ेगा। इन चीज़ों को कंप्यूटर मॉडलिंग में देखा जाता है, सिमुलेशंस में देखा जाता है और इसे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का हिस्सा समझा जाता है। तो जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पहले देखा जाता है। ब्रिजेस को देखते हुए भी हम स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि इस ब्रिज पर कितना वजन पड़ेगा और उस पर इसका बिहेवियर क्या होगा। तो क्या हमें इसका स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है, क्या इसकी शक्ल बदलने की ज़रूरत है, कुछ बेहतर स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से जब गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी स्ट्रक्चर को देखा जाता है और उसमें स्ट्रेस एनालिसिस किया जाता है और आने वाले जो मॉडल्स हैं उनको गाड़ियों की कंपनियां इम्प्रूव करती हैं। तो हम जहां पर भी कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं वहां पर स्ट्रेस एनालिसिस ज़रूर होता है और इसके इंजीनियरिंग के बगैर डिज़ाइनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाज़ में बैठे और सो जाएं, क्योंकि अब हम इस इशू पर काबू पा चुके हैं और अब हमारे जहाज़ों का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बेहतर है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक ये इल्म फैलाते रहिए।